हेलो स्टूडेंट्स। तो लेक्चर नंबर 1 में अपन पढ़ चुके थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। बेसिकली हमने पढ़ा था कि इक्वेशन क्या होती है, और उसके बाद हम बात कर रहे थे छोटी मोटी चीज़ों के बारे में, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे कैलकुलेट करें, रूट होते क्या हैं ये भी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम बात करें रूट की, तो रूट की डेफिनेशन हमने आपको बताई थी। कोई भी एक्सप्रेशन हम ले लीजिए, जैसे कि मैंने लिखा 2x+3, ठीक है, कोई भी एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा px = 2x+3, और हमसे पूछा जाए कि रूट इसका क्या होगा, तो डेफिनेशन ये थी कि x की वो वैल्यू जिसके लिए पूरे एक्सप्रेशन का आंसर 0 आ जाए, तो उस x की वैल्यू को हम बोलते हैं रूट। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट का मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एक्सप्रेशन बिकम 0। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। दूसरा, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि रूट्स में क्या होगा, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू ही 0 आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, उल्टा काम करेंगे। हम पहले से ही इसको 0 कर लेंगे, और पहले से ही 0 करने के बाद में जो वैल्यू आ जाती है x = -3/2, उसको हम रूट बता देंगे। क्लियर है? ठीक है। दूसरा, ग्राफिकली रूट का मतलब ग्राफिकली क्या होता है, देखिए, मान लीजिए कुछ एक कर्व था, उसका हमने ग्राफ बनाया, तो वो कुछ इस तरीके से ग्राफ बन गया। मान लीजिए कुछ इस तरीके से ग्राफ बना, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पर भी कट करे, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पर भी कट करे या फिर टच करे, वो हमेशा रूट होगा। ये भी रूट होगा, ये जो भी एक्स की वैल्यूज हैं वो सारी इसमें रूट होंगे। क्लियर है? तो ग्राफिकली हम क्या बोल सकते हैं, ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ एब्सिसा, ठीक है, चलिए एब्सिसा छोड़ एक्स कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट को ही एब्सिसा बोलते हैं वैसे, लेकिन हम सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर कर्व intersects with x एक्सिस। तो जहां पर भी ये कर्व x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन करेगा, उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को ही हम रूट बोलते हैं। तो ये तो मैंने रूट के बारे में थोड़ी बात आपको बता दी। ठीक है, अभी दूसरी बात मैं ये करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। एक होता है सॉल्यूशन, एक वर्ड तो हो गया रूट, एक वर्ड हो गया सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन हमेशा इक्वेशंस का या इनइक्वालिटीज का ही मिलता है, और रूट जो होता है एक्सप्रेशन का मिलता है। ठीक है, तो अब मुझसे किसी ने पूछा कि बताइए 2x+3 = 0। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बताइए इस एक्सप्रेशन का रूट क्या है, तो आप बोलोगे x = -3/2। और दूसरा पूछा जाएगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, तो भी आप क्या बोलोगे, x = -3/2। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल ध्यान से देखना। अब की बार मुझसे पूछा गया x-1 होल स्क्वायर x-3 = 0। तो अगर आपको कोई पूछे कि इस इक्वेशन का रूट क्या है, या फिर इस इक्वेशन के रूट कितने हैं, हाउ मेनी रूट्स दिस इक्वेशन हैज, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना इसमें रूट कितने आएंगे, 1 और 1 दो बार आएंगे, और एक बार 3 आएगा। ध्यान देना, 1 पुट करोगे तो आंसर 0 आ रहा है, 3 पुट करोगे तो आंसर 0 आ रहा है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 और 3 तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन क्योंकि 1 के ऊपर स्क्वायर है, इसीलिए 1 आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। तो कोई अगर आपसे पूछे कि इस इक्वेशन के रूट कितने हैं, तब आप गड़बड़ कर दोगे, तब आप 2 बता दोगे, जो कि गलत आंसर है। इस इक्वेशन के कितने रूट आएंगे, 3 रूट इसके आएंगे। ठीक है, देयर आर 3 रूट्स। अगर कोई पूछे इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, x = 1 एंड x = 3। इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन है। तो रूट और सॉल्यूशन में क्या अंतर होता है, ये आपको ध्यान से सुनना है। रूट में रिपीटेड वाले भी गिने जाएंगे अलग अलग, और सॉल्यूशन में रिपीटेड वाले एक ही बार
गिने जाएंगे। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए बताइए x माइनस 1 होल पावर 5 x माइनस 3 होल स्क्वायर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो मैंने पूछा कि रूट कितने हैं, हाउ मैनी रूट्स आर देयर। तो आप क्या बोलोगे सर 5 1 आएंगे, 2 आएंगे 3, 1 आएगा 7, तो 5 और 2 7 और 1 8, तो कितने रूट आएंगे 8। ठीक है, कितने कितने 1 1 1 ऐसे 5 बार, 3 3 2 बार और 7 1 बार। ठीक है, कोई मुझसे पूछे सॉल्यूशन कितने होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे, तो आप क्या बोलोगे x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 7। इसके ओनली 3 ही सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है, तो इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। रूट्स और सॉल्यूशन में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये आपको ध्यान से समझना है। ओके, चलिए दूसरी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला अपना टर्म आता है, ठीक है चलिए, हाँ रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करें तो मैं लिखूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज हैव टू एग्जैक्टली टू रूट्स। बस ये आपको ध्यान देना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा ही एग्जैक्टली 2 रूट होंगे, ना ही 2 से कम ना ही 2 से ज्यादा। क्लियर है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं। मिनिमम कितने रूट हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ना ही 2 से कम ना ही 2 से ज्यादा। ठीक है, वो दोनों रूट एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, बट अभी याद रखना क्वाड्रेटिक किसी ने बोला तो 2 रूट आएंगे। ठीक है, क्यूबिक किसी ने बोला तो 3 रूट आएंगे। ठीक है, पावर 5 किसी ने बोला तो 5 रूट आएंगे। जितनी पावर की इक्वेशन उतनी ही पावर के उतनी ही उसके रूट आएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, ये ओनली एक वेरिएबल की हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही वेरिएबल की होती है, इसीलिए एग्जैक्टली 2 रूट उसमें होते हैं। अगली बात हम करते हैं इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। ठीक है, ये थोड़ा सा और आपको समझिए, एक वर्ड आता है आइडेंटिटी, एक होता है इक्वेशन। इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये अभी अपन बात करने वाले हैं। क्लियर, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस बी, इस तरीके से 3 लाइनें मैंने दे दी और आपसे पूछा, चलिए ऐसे एक बार 2 ही लाइन लिखता हूँ, इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस cx प्लस 2 फॉर ऑल x। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार के लिए ध्यान देना। दूसरी चीज कैसे सॉल्व करेंगे अभी आपको बताने वाले हैं। मान लीजिए मैंने आपसे ऐसा पूछा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको ध्यान से देखना, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि भाई आप अगर LHS में 2 रखते हो x की जगह तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 आ जाएगा, RHS में 2 रखते हो तो ये पूरा एक्सप्रेशन भी 0 आ जाएगा। तो जब इस इक्वेशन में आप 2 रखोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 0, जो कि ट्रू है। ट्रू होने का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, 3 रखा तो ये 0 बन जाएगा, इधर भी 3 रख के आप देख लीजिए तो आप देखोगे ये भी 0 बन जाएगा। 9 प्लस 6 15 माइनस 15 0 हो जाएगा, तो ये भी 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 फिर से आ गया, तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई। मान लीजिए अब की बार मैंने x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट किया, x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ से आपको 6 मिलेगा, भाई 0 0 माइनस 2 इंटू माइनस 3 6 हो जाएगा, और यहाँ 0 पुट करोगे तो भी कितना मिलेगा 6, तो आंसर क्या मिला 6 इज इक्वल टू 6। तो अभी भी इनइक्वालिटी, मतलब अभी भी ये जो चीज है वो सेटिस्फाई कर गया, x इज इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई कर गया। x इज इक्वल टू 1 रखा, 1 रखा तो यहाँ से कितना, यहाँ से -1, यहाँ से कितना -2, -1 और -2 कितना आ गया +2। ठीक है, इधर 1 रखा तो कितना आ गया 1 प्लस 6 कितना हो गया 7, 7 माइनस 5 किया तो +2, तो फिर से 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो भी मैंने चीज लिखी है, जो भी आपको ये इक्वेशन जैसी चीज दिख रही है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल x।
ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में देनी है। क्या कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है वो तो सभी एक्स के लिए सेटिस्फाई कर रही है। आप एक्स की वैल्यू 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, तो अब आप क्या बोलोगे? अब मैं पूछूंगी भी इसका सॉल्यूशन बताओ। मैंने पूछा इसके सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन का मतलब ही क्या होता है? वो एक्स की वैल्यूज बताओ जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो अब आप क्या बोलोगे? ये तो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आर के लिए सेटिस्फाई हो, सभी एक्स के लिए सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका नाम होता है आइडेंटिटी। इसको हम इक्वेशन नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी। इक्वेशन सेटिस्फाई या होल्ड्स गुड ऐसे बोल सकते हो। इक्वेशन होल्ड्स ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, तो इक्वेशन जो होती है वो एक्स की कुछ ही वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड होती हैं। बट आइडेंटिटी होल्ड्स गुड या ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। बस ये बात याद रखनी है कि अगर कुछ ही वैल्यूज के लिए इक्वेशन कोई एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो वो एक्सप्रेशन इक्वेशन होगा। बट अगर वो सभी वैल्यूज एक्स की वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है तो वो हमेशा आइडेंटिटी होगी। तो हमेशा ध्यान रखना ये एक आइडेंटिटी है, इक्वेशन नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो क्या ये जो मैंने चीज लिखी है वो हर एक थीटा के लिए सेटिस्फाइड है क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल, ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो ये चीज क्या है? आइडेंटिटी। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये हर एक एक्स और वाई के लिए सेटिस्फाइड है क्या? तो बिल्कुल है। तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा? आइडेंटिटी। आई बात समझ में? ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है आइडेंटिटी की? आइडेंटिटी की खास बात क्या है? इन आइडेंटिटी मतलब अगर हमको पता चल गया कि ये आइडेंटिटी है, अगर हमको किसी भी तरीके से पता चल गया, कैसे पता चलता है ये भी अपन बात करेंगे। मान लीजिए किसी ने अपन को वरदान दे दिया और बता दिया कि ये आइडेंटिटी है, तो हमारा फायदा क्या होगा ये बस अपन को देखना है। ठीक है, तो वरदान मिलने से भी कुछ नहीं होता, उसका फायदा क्या ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो इन आइडेंटिटी वी कैन कंपेयर या वी शुड कंपेयर, आप बोल सकते हो कंपेयर करना ही पड़ेगा। वी कैन कंपेयर कोफिशिएंट्स फ्रॉम LHS एंड RHS। ठीक है, LHS और RHS से हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। कौन से कोफिशिएंट्स को? करस्पॉन्डिंग पावर को। करस्पॉन्डिंग पावर मतलब इधर से एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, इधर से एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट, उसको आपस में कंपेयर हम कर सकते हैं। इक्वल होने चाहिए वो दोनों। ठीक है, जैसे कि ये एग्जाम्पल मैंने आपको लिखाया। तो अगर मैं ये बोल दूं और आपको पता चल जाए कि ये आइडेंटिटी है, ठीक है, पता चल गया होगा शायद। कैसे पता चल गया ये देखिए, लास्ट में मैंने क्या लिखा है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। तो अगर ये सभी x के लिए सेटिस्फाइड हो रही है तो इक्वेशन तो है नहीं है, क्योंकि पावर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें दो पावर है। अगर दो पावर है तो अगर ये इक्वेशन होती तो 2x के लिए ही सेटिस्फाइड होती, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये भी याद रखना आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x के लिए सेटिस्फाइड होती है, क्यूबिक इक्वेशन है वो 3x के लिए सेटिस्फाइड हो सकती है। ठीक है, तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो ये 2x के लिए ही सेटिस्फाइड रहती। अगर ये 2 से ज्यादा मतलब 3 के लिए सेटिस्फाई हो गई तो भी आप बोल सकते हो ये आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि अगर इक्वेशन होती तो 2 के साथ ही सेटिस्फाइड होती, 2x ही इसको सेटिस्फाई कर पाते। अभी तो सारे x सेटिस्फाई करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी है। तो अगर ये आइडेंटिटी है तो आप ऐसे कंपेयर करा सकते हो कि इधर कितना लिखा हुआ है 3x स्क्वायर, तो इधर कितना लिखा हुआ है ax स्क्वायर, मतलब a का वैल्यू 3 आएगा। क्लियर है? तो कुछ ज्यादा सॉल्व नहीं करना, तुरंत बता सकते हो। इधर कितना है -7x, इधर कितना है cx, तो c का वैल्यू आ जाएगा -7। ठीक है, फिर इधर कितना लिखा है b, इधर कितना लिखा हुआ है 2, तो b का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है? तो शायद आप समझ गए होंगे
आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या अंतर होता है, और अगर आपको पता चल जाए कि ये इक्वेशन नहीं है आइडेंटिटी है, तो आपका जैकपॉट कैसे लगेगा ये भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं, कैसे पहचाने आइडेंटिटी है कि इक्वेशन है। ठीक है, 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, ठीक है, पहचानने का पहला तरीका क्या है, आइडेंटिटी में कुछ इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ही देके समझा देते हैं आपको। जैसे कि लिखा हुआ है 3x² प्लस 2bx प्लस a इंटू साइन एक्स प्लस 3 cos x इज इक्वल्स टू, ठीक है, इस तरीके से 3 लाइन, और लिखा हुआ है cx² प्लस 4x प्लस 2 साइन x। ठीक है, तो पहचानने का तरीका क्या है, यहां कुछ भी आपसे बोला नहीं गया है, और यहां पे ये 3 लाइन बना दी गई है। इक्वल्स टू में 2 ही लाइन होती हैं, और इस आइडेंटिटी में कितनी लाइन होंगी, 3 लाइन। अगर 3 लाइन आपको दे रखी है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तुरंत समझ जाना ये आइडेंटिटी है। तो अगर ये आइडेंटिटी है तो लेफ्ट और राइट से कंपेयर करा सकते हैं। तो सबसे पहले देखा इधर कितना है 3x², इधर कितना है cx², तो सबसे पहली बात तो c इज इक्वल टू आ गया 3। इधर कितना लिखा हुआ है 2bx, इधर कितना लिखा हुआ है 4x, तो 2b बराबर कितना आ जाएगा 4, तो b बराबर आ जाएगा 2। इधर कितना लिखा हुआ है a sin x, इधर कितना लिखा हुआ है 2 sin x, तो a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, सॉरी इसको कर लीजिए, चलिए d, तो d cos x, इधर कितना लिखा हुआ है d cos x, इधर cos x है भी नहीं, तो इसका मतलब d का वैल्यू कितना आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको काम करना है। पहला पहचानने का तरीका क्या है कि बीच में ये 3 लाइन होनी चाहिए। दूसरा पहचानने का तरीका, ऐसा बोल दिया जाए क्या, दिस इज एन आइडेंटिटी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, आपसे बोल के ऐसे कह दिया जाएगा कि ये आइडेंटिटी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी चीज क्या है, आपसे लिखा जाएगा दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। ऐसा अगर आ गया तो भी समझ जाना कि ये चीज क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। अगर ये आपको दिख जाए तो आइडेंटिटी, ये आपको दिख जाए तो आइडेंटिटी, बोल के वो कह दिया जाए तो ये आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी आ गई तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करा सकते हैं। जैसे ही कोफिशिएंट कंपेयर हो जाएंगे तुरंत वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा ये भी होता है, आप ऐसे भी ट्रिक अंदाजा लगा सकते हो कि भाई अगर ये इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल कितने हैं, ठीक है, इसमें वेरिएबल कितने आ गए, 1 2 3 और 4 वेरिएबल हैं। तो मैंने आपको बताया था इससे पिछली क्लास में कि भाई 4 वेरिएबल को सॉल्व करना तो इक्वेशन कितनी बनानी पड़ेंगी, 4 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, अदरवाइज तो ब्रह्मा जी खुद भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो 4 इक्वेशन तो अपने पास है नहीं, अपने पास तो एक इक्वेशन है, तो एक अगर इक्वेशन है तब तो सॉल्व नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली ये क्या रही होगी, आइडेंटिटी। क्योंकि एक आइडेंटिटी से हम कितने भी वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर कराना है बस। लेकिन अगर ये इक्वेशन होती तो सॉल्व हो ही नहीं पाती, क्योंकि 4 वेरिएबल के लिए हमको हमेशा 4 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना आपको और सोच समझ के ही आगे बढ़ना है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या अंतर होता है, और आइडेंटिटी को कैसे पहचानें, और पहचानने के बाद में सॉल्व कैसे करें, ये भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका कैसे यूज आएगा ये आप ध्यान से देखना। तो आपने अभी तक पढ़ लिया है कि भाई ax² प्लस bx प्लस c ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलूंगा, इक्वेशन मैं कब बोलूंगा, जब इक्वल्स टू 0 लगा होगा तभी बोल सकते हैं इक्वेशन। तो अभी तक मैं क्या बोल रहा हूं कि ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये नॉन जीरो वैल्यू है कुछ भी। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से a कॉमन लेता हूं तो क्या मिलेगा, x² प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन a। ठीक है, अब ये 3 मैंने लाइन क्यों लगाई है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो ये दोनों आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये और ये चीज सेम है। इसमें x की जो वैल्यू रखोगे वही इसमें रखोगे तो दोनों इक्वल आएंगे।
तो ये हमेशा सेटिस्फाई होगा, x कुछ भी रख दो, ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगी, मतलब ये आइडेंटिटी है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको। इधर एक टर्म होता है कंप्लीटिंग होल स्क्वायर, ठीक है, एक टर्म होता है कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। शायद 10th और 9th क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी अपन पढ़ा देते हैं। तो कंप्लीटिंग होल स्क्वायर के बारे में आपने सुना होगा, और शायद सुना ही होगा, पढ़ा तो होगा नहीं, तो अभी पढ़ा देते हैं आपको क्या है कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। तो अगर मैं एग्जांपल देखूं, आपको वो पूछूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, इसमें हमको ऐसा कुछ काम करना है कि ये होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आपको याद होगा किस तरीके से हम करते हैं। तो आपने देखा कि भाई यहाँ पे इन दोनों को हम देखते हैं, तो एक +4 करना पड़ेगा, एक -4 करना पड़ेगा। तो इन दोनों इस +4 के साथ में जब हम देखेंगे तो वो फॉर्मूला हमेशा लगता है, या तो a + b होल स्क्वायर या फिर a - b होल स्क्वायर। तो यहाँ से होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आप जानते हैं इसको हो जाएगा x + 2 होल स्क्वायर और एक -1 इन दोनों की वजह से बच जाएगा। तो ऐसे करके हम कंप्लीट होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक आसान क्वेश्चन था, इसमें आपने जल्दी से कर दिया। उसका एक प्रॉपर स्टेप होता है, वो स्टेप अगर आप याद कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन का होल स्क्वायर आराम से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हमारा मोटिव क्या होता है, कोई समझना चाहता है कि मोटिव क्या है, तो आप समझ सकते हो कि इसको और इसको यूज करके आपको इन दोनों को एक बंडल में बांधना है। तो उसके लिए आपको एक बी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, हमेशा वही बी स्क्वायर आपको प्लस और माइनस करना पड़ता है। तो उसका स्टेप क्या होता है, देखिए सबसे पहले स्टेप होता है, ठीक है, टेक कॉमन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहला काम तो आपका यही होता है कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको आप कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही मैंने वो काम कर दिया है कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट था उसको मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है, ठीक है, ये स्टेप अगर आप याद करते हो तो आपकी सोचने की ताकत है वो कम इस्तेमाल होगी। तो अगर सोच पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोच ना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं है, स्टेप दूसरा याद कर लीजिए। ठीक है, प्लस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। तो जो भी कोफिशिएंट एक्स का है वो उसको 2 से डिवाइड करो और होल स्क्वायर एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, अपने आप आगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमको क्या करना है, आइडेंटिटी चल रही है a, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ये तो अपने पास पहले से ही था। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, b अपॉन ए। इसको डिवाइड किससे करना है, 2 से, तो ये b अपॉन 2a बन जाएगा, और इसका होल स्क्वायर एक बार ऐड कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। तो एक बार तो ऐड कर दिया b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और एक बार माइनस कर दिया b अपॉन 2a होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, हमेशा ही क्या होगा, ये देखिए ध्यान से, ये होगा a स्क्वायर, ये बनेगा 2ab, और ये प्लस वाला बनेगा b स्क्वायर। अपने आप बिना सोचे समझे यही बनेगा, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। तो इसके लिए आपको क्या देखना है, a स्क्वायर की जगह तो x है तो वो x रहेगा, साइन हमेशा इस बीच वाले का रहेगा, तो ये प्लस, और ये जो है b अपॉन 2a इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो वापस से जब ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर b अपॉन 2a का होल स्क्वायर और 2ab करोगे तो ये टर्म अपने आप बन जाएगी। बच गया क्या, बच गया माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और प्लस c अपॉन a, ये एक्स्ट्रा में बच गया। ठीक है, आगे कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से ये क्या बना है, देखिए ये बन गया x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसमें से जब मैंने माइनस कॉमन लेके एलसीएम लिया तो ये बन गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बारे में आप जानते हैं, तो ये हो गया x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस, क्या इसको मैं d लिख सकता हूं क्या, तो ये तो d होता है, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये वही चीज है, और डिवाइडेड बाय में कितना है 4a स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं अंडर रूट d और डिवाइडेड बाय 2a और इसका होल स्क्वायर, ऐसे लिख रहा हूं। इसका फायदा क्या है ये भी आपको पता चलेगा। मैंने क्या किया, इसको पहले d लिखा
और उस d को अंडर रूट डी का होल स्क्वायर कर दिया, और नीचे जो चीज है 4a स्क्वायर उसको मैंने 2a का होल स्क्वायर बना दिया। ऐसा करने से फायदा ये होगा, ये फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो इस फॉर्मूले को कैसे ओपन करते हैं, एक बार a यानी x प्लस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और एक बार क्या आ जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a, a तो है ही है, माइनस बी यानी माइनस अंडर रूट डी अपॉन। क्लियर है? फाइनली ये बन जाएगा a इंटू एक्स। तो इन दोनों में जब एलसीएम लोगे आप तो ये क्या बनेगा, माइनस कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, माइनस कॉमन लिया, एलसीएम लिया, तो ये एलसीएम तो 2a आएगा और ये बन जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी, और इधर से x माइनस जब मैंने कॉमन लिया एलसीएम तो अभी 2a आएगा और ये बनेगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी। माइनस कॉमन लेने से ये फायदा आपको मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से इसको आगे बढ़ाते हुए इसको मैं फिर से लिखने वाला हूं, a इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, अल्फा और बीटा मैंने किसको बोला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन कितना है 2a। तो मैंने क्या किया है, माइनस बी प्लस वाले को अल्फा मान लिया और माइनस वाले को बीटा। एक बार के लिए दोनों में से किसी को भी कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये क्या होता है आप जानते हैं। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये पढ़ते थे ना आप फॉर्मूला। तो अल्फा और बीटा की ये फॉर्मूला आ गया। अब अल्फा और बीटा का मतलब क्या है ये भी अपन समझ लेते हैं। ठीक है, यहां से कैलकुलेट होके आ गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, फिर से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्व हमने इतना सारा किया तो हमको एक बात पता चली। क्या बात पता चली कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये तो आइडेंटिकल है ए इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के, जहां पे अल्फा और बीटा का मतलब क्या है, अल्फा और बीटा का मतलब है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा। ठीक, तो इसका मतलब अगर मुझसे पूछा जाए इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करिए, हमसे पूछा गया इसके बारे में आप बताइए। तो आप बोलोगे अभी हमने प्रूव कर दिया है कि ये इक्वेशन चाहे ऐसे लिखो, इस इक्वेशन को चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब एक ही बातें हैं। तो अगर एक ही बात है तो इस टर्म की जगह मैंने ये लिख दिया a इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं इसको तो आप सॉल्व नहीं कर पाते थे, बट इसको सॉल्व करना आपको आता है कि सर इसका सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल्स टू एल्फा एंड x इज इक्वल्स टू और x इज इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, जहाँ पे अल्फा और बीटा का मतलब क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। क्लियर है? तो ये ध्यान से आपको देखना कि कैसे अल्फा और बीटा इसके रूट आते हैं, इस तरीके से हमको काम करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, शायद समझ में आया होगा आपको। तो ये होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट और इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम लिख सकते थे a इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्लियर है? इसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिखने से फ़ायदा क्या होगा और कैसे कैसे क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए आपको यहाँ तक कंप्लीट रखना है। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकलते हैं ये मैंने आपको बताया, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके शीट में आपको मिले वो सारे आपको सॉल्व कर डालने हैं। ठीक है, पेंडिंग वर्क बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो ये क्या इससे फ़ायदा होगा, क्या आगे बनने वाला है, ये नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके।